Hello and welcome to the Dr. Anushruti show. Well, today I am back with yet another powerful, intense and real stories episode. Today we are going to discuss something which people often hide, which people are often ashamed of talking about. And I know you or some of in your known ones are suffering from this. Today we are going to talk about mental illness. Joining us today is an accomplished psychiatrist, Dr. Ravi Mohan Sharma. He has a wide experience of 17 years and he comes from Manovritti Mind Care Services. He is not only known for his medical expertise but also for the services he's been doing. He is an awarded doctor and I am very happy to have him today on the Dr. Anushruti show. Let's welcome Dr. Ravi Mohan Sharma. हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? वेलकम टू द डॉक्टर अनुश्रुति शो। प्लीज, कैसा लग रहा है आपको शो में आके? फीलिंग एक्साइटेड टू मीट यू मैम। वेल, आई थिंक ऑडियंस भी हमारी एक्साइटेड होगी एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज एपिसोड एंड लेट्स जस्ट डिस्कस योर फेवरेट टॉपिक, मेंटल इलनेस। श्योर। आजकल मेंटल इलनेसेस बहुत कॉमन है और लोग अभी भी उन्हें समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली मेंटल इलनेस होती क्या है। और आज इसी चीज को आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मोहन शर्मा। सर, आप मुझे बताइए कि मेंटल इलनेस एग्जैक्टली क्या है और क्या हर स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी मेंटल इलनेस का पार्ट है? देखिए, मेंटल इलनेसेस और डे टू डे रूटीन स्ट्रेसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डे टू डे रूटीन स्ट्रेसर्स हमारे लाइफ में प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन हम उनसे जूझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मल हम बिताते रहते हैं। लेकिन जब भी स्ट्रेस थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है और थोड़ा इंटेंस होता है और उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटल इलनेसेस शुरू हो जाती हैं। सो डिप्रेशन मेंटल इलनेस है, लेकिन डे टू डे कुछ खोने का स्ट्रेस या ग्रीफ वो एक नॉर्मल रूटीन स्ट्रेसर है। तो इसमें दो चीजें हैं, इंटेंसिटी, अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है, उसको सहन करने की क्षमता में परेशानी आ रही है, तो हम मेंटल इलनेसेस के बारे में सोच सकते हैं कि ये मेंटल इलनेस का एक रूप हो सकता है। और अगर वो टाइम लिमिटेड है, बहुत थोड़े समय के लिए हुआ है, किसी स्ट्रेसर के बैकग्राउंड में हुआ है, तो वो एक रूटीन स्ट्रेसर है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बहुत कॉमन है, हमने अक्सर लोगों को सुना है, हमारे पेशेंट्स आते हैं, मेरे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई डिडंट यू डू योर एक्सरसाइजेस, या मैं उनसे कुछ भी जानना चाहती हूँ, या आम तौर पे भी स्कूली स्टूडेंट्स, छोटा बड़ा बूढ़ा, सब में एक चीज कॉमन है, मन नहीं लग रहा है, आज मूड नहीं है, लो फील हो रहा है, एनर्जी नहीं है, थकान हो रही है। तो ये सब स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन के अर्ली साइंस है? अगेन, जैसा मैंने अभी कहा, एक टाइम फैक्टर है और एक इंटेंसिटी फैक्टर है। अगर एक सिंगल सिम्टम है, कुछ सिर्फ मन नहीं लग रहा है या सिर्फ मन उदास रहता है या सिर्फ थकान रहती है, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि वो मेंटल इलनेस है और उसको हम बाकी लाइफस्टाइल चेंज से, डाइटरी फैक्टर से या किसी और चीज से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं, मन भी नहीं लग रहा है किसी भी चीज में, और जिसमें हम हमेशा से एंजॉय करते थे उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या उदासी इतनी गहरी होती चली जा रही है, सारे एफर्ट करने के बावजूद उदासी ठीक नहीं हो पा रही है, या हमेशा और साथ में मन, पूरा शरीर और मन थका थका रहता है, के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल लाइफ के सिम्टम जैसे ही होते हैं। बट अगर वो ज्यादा इंटेंस हैं और उसको हम नहीं झेल पा रहे हैं, या दूसरे लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, और उसके कारण उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में सोचना चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और आई बिलीव कि हमारी जितनी ऑडियंस ये सुन रही है उनको बहुत सरल भाषा में ये चीज़ समझ आएगी कि मेंटल इलनेस क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है।
सर एक चीज बहुत कॉमन है, आपने भी सुना होगा कि घरों में, फैमिलीज में लोग अक्सर जब भी ऐसी कोई बात निकलती है कि कोई बच्चा या कोई फैमिली मेंबर ये कहने का प्रयास करता है कि मुझे मेंटल इलनेस है, या आई वुड से मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, या मुझे पेपर से पहले एंजाइटी हो रही है, आमतौर पर लोग उन्हें दबा देते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं ये बोल के कि ये तो सब ड्रामा है, ये नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हाल ही में एक वीडियो भी देखा था वेर इन द पर्सन वाज सेइंग कि एक थप्पड़ मारो बच्चे को, सारा डिप्रेशन वगैरह निकल आएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी इंडियन सोसाइटी में दो चीजें हैं। एक तो हम बात बात पर हर किसी को जज करते हैं, दूसरी चीज कॉन्फिडेंशियलिटी भी बरकरार नहीं रखते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो परिवार की ही बात क्यों ना हो, वो हमेशा बहुत जल्दी से फैल जाती है और स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, लोग इस चीज को बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेते हैं। तो यही एक कारण है कि डिप्रेशन या मानसिक दूसरी बीमारियां बहुत जल्दी से बाहर नहीं आ पाती हैं, और वो जिस स्टेज में आती हैं उस स्टेज में बिना इंटरवेंशन के, बिना मेडिसिन के उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि थोड़ा सा अगर अवेयरनेस हो हमारी सोसाइटी में इस चीज को लेके। दूसरा, हम अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को बिना जजमेंटल हुए उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को वैलिडेट करें रादर देन क्रिटिसाइज करने की बजाय, तो वो अर्ली उस चीज से बाहर निकल सकता है, और जितना जल्दी इंटरवेंशन होता है उतना ही जल्दी से वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर रवि मोहन जी और मैं डॉक्टर अनुश्रुति, वो तमाम पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स या एल्डरली जो ये एपिसोड हमारा पॉडकास्ट का देख रहे हैं या स्पॉटिफाई, गूगल म्यूजिक पे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को, हम दोनों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने फैमिली मेंबर की बात सुने और उसे समझने की कोशिश करें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हमारी फैमिलीज में जब भी कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसको जजमेंटल होकर या क्रिटिसिज्म का बैकग्राउंड लेकर हमको नहीं सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। अगर आप पहली ही आवाज को दबा देंगे तो बच्चा कभी भी आपके सामने अपनी बात नहीं रखेगा, मन की बात नहीं रखेगा, और अंदर धीरे धीरे वो छोटी ही चीज बड़ी होते होते पहाड़ बन जाएगी, और जिस स्टेज पे हमें पता लगेगा फिर काफी चीजें वापस ले जाना मुश्किल हो जाता है। बेहतरीन, वेरी नाइस। सर, मन की बात, तो डॉक्टर रवि जी, मन की बात तो अब सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, लोगों में अकेलापन बढ़ता जा रहा है, लोनलीनेस है, लोग गाने बना रहे हैं इसी एम्प्टीनेस और लोनलीनेस पे। तो आप इस बारे में, इस बिगड़ते समाज के इस रूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कुछ अंतर आ गया है पुराने समय में और नए समय में। पुराने समय में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, और कम्युनिटी सेंटर्स या पड़ोस मोहल्ला कल्चर था, तो उसमें लोग एक दूसरे से बातें करते थे, अपनी परेशानियां अगर घर के मेंबर से नहीं बता पा रहे हैं तो पड़ोसी को बताते थे, दोस्तों को बताते थे। ऑफलाइन कल्चर था, लोग मिलते थे। आज के समय में लोग मिलते नहीं है, और खासकर कोविड के बाद से तो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। लोग डिस्प्ले करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है वैसे वैसे ये चीज काफी बढ़ गई है अभी। तो इसीलिए मेंटल इलनेसेस का बढ़ना भी स्वाभाविक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्ट करना, और डिजिटल कल्चर डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन हर समय डिजिटल मीडिया के साथ में रहना वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा हमको उससे दूरी बनाकर सोशली, फिजिकली कनेक्ट होने की जरूरत है, और इमोशनल एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम सभी जानते हैं, हमने अखबारों में पढ़ा है, न्यूज में देख रहे हैं, तो भारत सरकार की ये टेलीमानस 14416 की शुरुआत क्या संकेत देती है? और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि अभी तक भारत में 50 लाख लोगों ने इसकी सुविधा का उपयोग किया है और इससे मदद लिया है।
तो ये हमें क्या बताती है रवि जी? टेलीमानस जो हेल्पलाइन शुरू हुई है, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से, और ये शो करता है कि ये मेंटल हेल्थ एक छोटा इश्यू नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, और ये एक सिर्फ सोशल इश्यू ना रहे कि एक पॉलिसी मैटर है, जिसके हिसाब से हमें आगे आने वाले समय में पॉलिसीज बनानी चाहिए। और अगर मेंटल हेल्थ ही लोगों की अच्छी नहीं रहेगी तो शारीरिक हेल्थ या वेल्थ, इन सारी चीजों का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। चीजों को एंजॉय करने की एबिलिटी ही अगर इंडिविजुअल के अंदर नहीं है तो मटेरियल थिंग्स का कोई भी यूज नहीं है उसके लिए। और जैसे हमने मैम आपने बताया कि टेलीमानस का इतना उपयोग हुआ है, ये शो करता है कि हमारे समाज में और हमारे देश में कितनी डिमांड है मेंटल हेल्थ की, कि 50 लाख लोगों ने उसका उपयोग किया है। अभी ये तो शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, और स्पेशली ये रूरल एरियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में तो हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट मिल जाते हैं, एक्सेसिबल भी है मेंटल हेल्थ सुविधाएं, लेकिन हमारा मेजर इंडिया का जो पार्ट है वो रूरल है, और वहां पे दूर दूर तक सिर्फ अगर आप एक फोन कॉल अवे हैं मेंटल हेल्थ हेल्प के लिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको और बढ़ाना चाहिए। हम डॉक्टर रवि मोहन जी और मैं डॉक्टर अनुश्रुति, हम दोनों ही इस समय भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस पहल का शुरुआत किया, इसकी पहल की, और इतने लोगों को मदद मिली है। एंड आई होप कि सही लोगों तक ये सुविधा पहुंचे। डॉक्टर रवि जी, हमने सीरियस बातें तो काफी कर ली, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरी टीम ने आपके पेशेंट से बात किया और जाना कि वो आपको बाकी साइकेट्रिस्ट के ऊपर इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप उनको समझते हैं और सुनते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एज अ डॉक्टर अपने आप में कौन सी ऐसी एक पर्सनालिटी ट्रेट है या कोई ऐसी बात है जो आप अपने अंदर आम तौर पे जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं उनसे अलग रखते हैं, कि हम देखते हैं कि आपकी ओपीडी हमेशा इतनी भरी रहती है और लोग आपके पास आने के लिए लाइन लगाते हैं, वेट करते हैं? मैम, मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं कुछ बाकी साइकेट्रिस्ट से ज्यादा अलग कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग जो है और जो बैकग्राउंड है, आर्मी का बैकग्राउंड, वो शायद मुझे बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग करता है। डेडिकेशन टुवर्ड्स पेशेंट्स, और जो भी जरूरत है पेशेंट की, उसका हमेशा ध्यान रखना, पेशेंट्स को हमेशा अपने से ऊपर रखना, अपनी जरूरतों से ज्यादा ऊपर रखना, और सारी उसकी क्वेरीज को दूर करके उसको सेटिस्फाई करना हर कंसल्टेशन में, इंटरव्यू में। बिजी रहने के कारण कई बार हम पेशेंट से फोन कॉल नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं एक विंडो देता हूं पेशेंट्स को कि 24 आवर के अंदर आपकी सारी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे डाल दिया करो। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे पेशेंट थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करता है, कनेक्टेड फील करता है। बाकी डेफिनेटली मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सर कि आप इसे इतना ज्यादा मान नहीं रहे या इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर आपकी ओपीडी, आपके पेशेंट्स और आपका काम, आपके रिव्यूज इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है और जो लोग वो टैलेंट देख रहे हैं और जिनको उस टैलेंट का, उस नेचर का, उस पर्सनालिटी ट्रेट की उनको फ्रूटफुलनेस हो रही है, आई वुड से। बढ़ते हैं सर आगे। आपने इतने पेशेंट्स देखे होंगे मेंटल इलनेस के, जिनको अलग अलग किस्म की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। आपको कभी लगा है कि मैं इतनी चीजें सुनता हूँ, इतनी चीजें देखता हूँ, कहीं इनमें से ये मुझे तो नहीं, कहीं इनमें से ये प्रॉब्लम मेरे जानने में तो किसी को नहीं? या कभी ऐसी फीलिंग आई है कि बाप रे, अब तो मुझे ही एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाएगा? एंजाइटी के सिम्टम्स या डिप्रेशन के सिम्टम्स होना लाजमी है, डेफिनेटली हम भी फील करते हैं, बट ये जो चीज है कि मुझे भी ये बीमारी तो नहीं या मेरे जानने वाले कोई बीमारी तो नहीं, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, साइकेट्री करिकुलम के ट्रेनिंग का पार्ट है। शायद जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है साइकेट्री में, उसका लगभग आधा हिस्सा इसी जद्दोजहद से गुजरता है कि हमें लगता है कि ये सिम्टम तो हमारे अंदर भी है, हमारे फैमिली मेंबर के अंदर भी है। अगर उस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है तो ये आने वाले समय में हमारे अंदर से कम हो जाता है धीरे धीरे। और हम अपने आप को भी जज नहीं करते, हम पेशेंट्स को तो जज नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी, अपने फैमिली मेंबर को भी जज नहीं करते। और अगर किसी फैमिली मेंबर को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, वो हमें बताता भी है, तो हम, या अपने लिए भी,
तो हम जनरली दूसरे साइकेट्रिस्ट या दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन सेल्फ ट्रीट करने के लिए। और ये आई थिंक ये बहुत मेजर पार्ट ऑफ लर्निंग है साइकेट्री का। और ये सेल्फ ट्रीट करने वाली जो बात है, आई थिंक ये मेडिकल के हर फील्ड में ऐसा है कि जो डॉक्टर होता है वो अपने फैमिली मेंबर को ट्रीट करने से पहले कोशिश करता है वो किसी अलग डॉक्टर या प्रोफेशनल को सीख करे इंटरवेंशन या उनकी हेल्प। रवि जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने अक्सर बात की है साइकेट्री और हम पॉडकास्ट के इस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ शायद हमारा आधा एपिसोड लोगों ने सुन लिया है, देख लिया है, पर मुझे लगता है अब हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मेरे पास खुद पेशेंट्स आते हैं और जब मैं उन्हें बताती हूँ, जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं या काफ़ी लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, एंड आई सजेस्ट देम टू सीक हेल्प फॉर देयर मेंटल हेल्थ, उनके फैमिली मेंबर्स या उनको ये पता ही नहीं होता कि दे शुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और दे शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया मैम आपने। साइकोलॉजी एक आर्ट सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों के सोचने के तरीके, बिहेवियर के तरीके या उनके इमोशनल रिएक्शन के तरीकों को हम बदलने की कोशिश करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी डेफिनेटली हेल्प करता है और साइकेट्रिक इलनेसेस में भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत मदद करता है। अब साइकेट्री जो है ये बहुत ज्यादा पुराना मेडिकल साइंस का ब्रांच नहीं है और बहुत ज्यादा डेवलप तो ये शायद लास्ट 70-75 ईयर्स में हुआ है। साइकेट्री का जो बेसिक थीम है वो ये है कि हर विचार या हर इमोशन या हर बिहेवियर कहीं ना कहीं ब्रेन, एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उससे बनता है। तो हर सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर पर ही चलता है और जब तक हम हार्डवेयर के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं करेंगे तब तक वो सॉफ्टवेयर के अंदर परकुलेट नहीं होगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर में अगर हम चेंजेस करेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करें कि परमानेंटली हार्डवेयर के अंदर चेंजेस हो जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। यही मैं एक एनालॉजी पेशेंट्स को भी समझाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है कि हमारे ऑडियंस ने इससे पहले इतने सरल तरीके से साइकेट्री और साइकोलॉजी इनका डिफरेंस समझा होगा या आमतौर पे भी कॉमन मेंटल इलनेस जो हमारा आज का टॉपिक है उन्हें किसी ने समझाया होगा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रवि जी, हमने काफ़ी रील्स देखी हैं, लोग बनाते हैं, क्रिएटर्स बनाते हैं और आमतौर पे वो इतने सेंसिटिव टॉपिक को थोड़ा सा मजाक रूप में या सरकाज़म में वो दिखाते हैं जो कि है OCD। अब अक्सर दिखाया जाता है या लोगों में भी ये मानसिकता बढ़ गई है, उनके दिमाग में रजिस्टर हो गया है कि भाई अब ये पॉट रखा है, मैं इसको यहाँ से यहाँ कर दूंगी क्योंकि मुझे OCD है। मैं आपको टेढ़ा बैठे हुए नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मुझे OCD है। मैं चादर बार बार बदलूंगी क्योंकि मुझे OCD है। कुछ लोगों में तो हमने ये भी देखा है, जैसा स्टडीज बताती हैं, कि वो माइंड में कुछ सिनेरियोज बनाते हैं, जैसे कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर ये पॉडकास्ट खत्म नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, एग्जाम्पल्स दिए, इनमें से एक्चुअल कौन सा OCD है? और ये जो क्रिएटर्स, ये जो इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक हम देखते हैं कि OCD को एक मजाक की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, इस पे आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऑब्सेशन के लिए भी वो जनरल बात ट्रू है जो बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए हैं। हर साइकेट्री इलनेस के जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होते हैं। जैसे हमने डिप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि उदासी होना, मेरा कुछ खो जाएगा तो एक दिन के लिए मैं उदास हो जाऊंगा, लेकिन वो मानसिक बीमारी नहीं है। इसी तरीके से मन के अंदर कोई ऑब्सेशन आ जाना, एक अनवांटेड विचार आ जाना, सेंसलेस विचार आ जाना, ये एक ऑब्सेशन है और ऑब्सेशन सबके अंदर होते हैं। लेकिन उस ऑब्सेशन के लिए इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे देना और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना, रिचुअल्स करना उसके लिए कि मुझे ये करे बिना चैन नहीं आएगा, और जिससे डिस्ट्रेस अगर होता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ इंडिविजुअल्स बोलते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि इतना सारा साबुन इस्तेमाल हो जाता है, 2000 लीटर पानी डेली इस्तेमाल हो जाता है, और ये दूसरे लोगों को भी फोर्स करता है कि आप भी ऐसा ही करो, जिससे कि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। तो जहां भी डिस्ट्रेस शुरू हो गया है और जहां भी आसपास के एनवायरनमेंट में डिसफंक्शन शुरू हो गया है तो वो बीमारी की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी
जो गाइडलाइंस है या कोई भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये डिसाइड कर दे कि ये ऑब्सेशन की बीमारी है, ये नॉर्मल ऑब्सेशन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका खुद का डिस्ट्रेस लेवल कितना है इंडिविजुअल का, और उसकी फैमिली के अंदर, उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर डिसफंक्शन कितना है। अगर वो इस लेवल का है जिससे कि बाकी लोग परेशान हो रहे हैं या इंडिविजुअल खुद परेशान हो रहे हैं, तो वो ट्रीटेबल लेवल पे है। दूसरी चीज, इसको जैसे आपने पूछा था कि लोग इसको बहुत मजाकिया तौर पे लेते हैं, तो बात वही है कि हमारा इंडियन कल्चर्स में थोड़ा सा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लोगों का नहीं है, चीजों को अवेयरनेस नहीं है, चीजों के बारे में, बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो उसको उस एंगल से, मेडिकल एंगल से देखने की बजाय सोशल एंगल से देखना पसंद करते हैं लोग, और अवेयरनेस ना होने से उनको खुद भी नहीं पता कि वो जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो किस परेशानी से जूझ रहा है, कितना ज्यादा अफेक्टेड है और परेशान है। बिल्कुल सही बात है। मुझे यहाँ पे एक इंसिडेंस याद आता है डॉक्टर रवि जी। मेरी एक पेशेंट थे और उनको काफी लंबा सर्जरी हुआ एंड शी वाज लाइक अराउंड 7 to 8 months वो बेडरिडन थी। एट 8th or 9th month शी स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द बेड। तो आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ कैसा रहा होगा। जब मैंने उन्हें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट किया टू सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट, उनके हस्बैंड का पहला रिएक्शन ये था, अरे मेरी बीवी पागल थोड़ी ना है, अरे मेरी वाइफ को कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना हुई है। और हमने ना जाने ऐसे कितनी बार इंसिडेंसेस देखे हैं, चीजें देखी हैं जहां अक्सर उनके फैमिली मेंबर्स शर्म से साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं, ये सोच के कि भाई नहीं ये कोई पागल थोड़ी ना है, ये मेंटल थोड़ी ना है। और एक तो हर चीज को मेंटल से जोड़ दिया जाता है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके की कोई भी मेंटल हेल्थ का इश्यू हो, उसे हमेशा बोल दिया जाता है ये तो मेंटली हो गई है। या ये जो पेशेंट्स में, फैमिलीज में, आमतौर पे लोगों पे, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी लोगों में ये एक मिथ है या एक आई वुड से थोड़ा सा उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये जो उनके साथ चीज जुड़ी हुई है, जो उनके दिमाग में बैठी हुई है कि आप पागल हो गए हैं, आप दिमाग आपका खराब हो चुका है, आप ऐसे हो गए, आपको ये सब बातें सुनने को मिलेगी अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे इंडियन सिनेरियो में साइकेट्री एक पागलपन का सिनोनिम बन के रह गया है। मैं आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, ऑडियंस की नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरी ओपीडी में हम जिसको पागलपन बोलते हैं, लिटरली पागलपन वर्ड जो है वो शायद साइकेट्री में साइकोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइकोसिस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंडिविजुअल की रियलिटी टेस्टिंग इंपेयर्ड हो जाती है, वो सच्चाई से परे हो जाता है, वो भ्रम की दुनिया में जीने लगता है, या उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। तो इसको हम क्लासिकली इंडिया में पागलपन कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास जितनी भी ओपीडी है, शायद 98-97% पेशेंट्स जो होते हैं वो साइकोसिस से सफर नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास मतलब लगभग 95-98% जो पेशेंट्स आते हैं वो डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज, एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी, ऑब्सेशन, इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं। और ये सब बीमारियां या परेशानियां जो हैं ये पागलपन में नहीं आती हैं, और बहुत ही कॉमन है। लगभग 25 से 50% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो लाइफ में कभी ना कभी साइकेट्रिक इलनेस के एम्बिट के अंदर आ जाती है, और उस समय पे अगर टाइमली हम हेल्प सीख करते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, और बहुत जल्दी से हम उससे बाहर निकलकर अपनी परिवार के लिए या अपने कैरियर ग्रोथ के लिए या अपने समाज के लिए हम दोबारा से प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और वो समय हमारा वेस्ट नहीं होता। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि हर इंडिविजुअल जो किसी ना किसी साइकेट्रिक सिम्टम से सफर कर रहा है वो पागलपन का पेशेंट नहीं है, वो साइकोसिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे जैसे हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आखिर क्या रीजन है कि भारत सरकार बार बार मेंटल हेल्थ के मुद्दे को उठा रही है? अभी रिसेंटली हमने देखा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब भूटान गए तो वहां पे भी उनकी बातचीत का मेन विषय मेंटल हेल्थ था, और भूटान जिसे हम हैप्पीएस्ट कंट्री कहते थे,
अब वहां पे भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप एज अ साइकेट्रिस्ट जिन्हें इतना लंबा और इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं भारत का, भारत की मेंटल हेल्थ का, तो आपका क्या जवाब होगा? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक नेशनल लेवल की जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इश्यू है आज की डेट में जो सिर्फ सोशल या मेडिकल इश्यू होने की बजाय एक नेशनल मुद्दा है। और ये लास्ट कुछ ईयर्स में 5-6 ईयर्स में पोस्ट कोविड के टाइम में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ मेन रीजंस मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के ये भी हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैमिलीज धीरे धीरे न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं। जो हमारा इमोशनल सपोर्ट था फैमिलीज का जॉइंट फैमिली कल्चर में या मोहल्ला कल्चर में, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं थाउजेंड्स में, लेकिन रियली इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पास एक साथी नहीं होता जिससे वो बात कर सकें। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, बहुत सारे लोग, कल्चर ऐसा हो गया है कि मुझे उससे ज्यादा इनकम होनी चाहिए या मेरा लाइफ स्टाइल उससे बेहतर होना चाहिए, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड उससे अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे को देखते हैं और वही हम इंस्टिल कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। लोगों ने अपने लिए जीना छोड़ दिया है, दूसरों के कंपटीशन के लिए, उनके बराबर आने के लिए जीने लग गए हैं। बिल्कुल। तो ये एक कारण है, बहुत मेजर कारण है कि मेंटल हेल्थ की नीड जो है वो बढ़ गई है। अब उस चीज को अगर हम ऐसे देखें, जैसे प्रधानमंत्री जी भूटान गए थे तो उस समय पे भी मेंटल हेल्थ की काफी चर्चा में था। तो मेंटल हेल्थ भूटान से रिलेशन इसीलिए है क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान का कभी बहुत ज्यादा हुआ करता था वर्ल्ड वाइड, शायद आज भी काफी अच्छा होगा एज कंपेयर टू इंडिया। सो हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। सिर्फ असली वेल्थ जो है वो फाइनेंशियल या नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। ये एक टाइम स्पेंड हम कितना करते हैं, इमोशनली कितने स्ट्रांग रहते हैं और कितना कनेक्टेड रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और अपने समाज के साथ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मैं बताऊं कि जो हम अनस्ट्रक्चर्ड टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको हम पैसे से तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें जो है हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए और इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। बिल्कुल सर, इस बारे में तो हम जितनी बात कर ले वो कम ही है, और जितनी सरलता से, जितने आसानी से आप लोगों के दिमाग में ये इंस्टिल कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ में आती हैं, आई डोंट थिंक कि हमारे ऑडियंस ने पहले कभी सुना या देखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा देखें और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स भी करें। तो इसलिए आज का एपिसोड हम यही ओवर करते हैं और जरूर एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। यहाँ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ that if you like the video, if you like the episode and you have any questions to Dr. Ravi Mohan ji about mental illness, या आप सोच रहे हैं कि आपको कोई mental illness तो नहीं है, तो do not get afraid of speaking to us. Feel free to talk to us, to Dr. Ravi Mohan ji, and drop your questions and concerns in the comment box. कैसा लगा सर आपको हमारी ऑडियंस से बात करके? थैंक यू वेरी मच मैम, मैं पहले से बहुत एक्साइटेड था and thank you for inviting me in the show. बिल्कुल, it's an honor for us to have you in the show and I really hope कि जिसने भी ये सुना है उनमें से अगर एक छोटी सी पॉपुलेशन को भी अपने बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पहुंची है, तो आई बिलीव कि हमारा ये एपिसोड सक्सेसफुल हुआ है और हमें जहां तक ये एपिसोड पहुंचाना था वो एपिसोड पहुंचा है। This is it for today's Dr. Anushruti Show's episode, and I want to see you all again at the same place, same time. We will be back with another episode very soon. Till then, stay tuned and drop your concerns, comments, or whatever you see or you want Dr. Ravi Mohan ji to speak in the next episode. Take care. Bye. Namaste.